नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्लास में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्लास पसंद आ रही है जो पेपर का एनालिसिस चल रहा है। आपके एग्जाम की पहले कोशिश है कि 2015 तक के पेपर का सारा एनालिसिस कराया जा सके, क्योंकि 2023 का, 2022 का, 2021 का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 2020 का कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी कोशिश रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा ईयर का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस प्रोवाइड करवाया जा सके। साथ ही एक चीज आपसे और बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि करंट अफेयर की भी क्लास रेगुलर चलती है, तो उसको भी सुबह जरूर देखा करें। आइए बढ़ते हैं। देखिए, आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे की बात की गई है, जिसको हिंदी में यहाँ बोलते हैं, बट हाँ 371 जे की बात की गई है। इसके अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति दी गई है? इसमें से कुछ देश दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे देश हैं जिनको विशेष स्थिति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के 371 जे के अंतर्गत आपको बताना है। देखिए, 371 पूरा आर्टिकल आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने वैसे ऐड कर दिया, अभी मैं दिखा दूंगा। तो 371 में जितने भी देश हैं, सॉरी आई एम सॉरी, जितने भी राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, तो उनको आप एक नजर देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित सवाल भी ऐसे पूछ लिए जाते हैं और साथ ही आपका मैचिंग का भी दे दिया जाता है कि एक साथ इधर जो है स्टेट लिख दिए जाएंगे और दूसरे साइड आर्टिकल। अब 371 जे का संबंध किससे है, 371 बी का संबंध किससे है, जी का संबंध किससे है, इसे मैच करने के लिए आपको दे देता है। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। चलिए बताइए, इसमें नागालैंड, हैदराबाद, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, लद्दाख किसका संबंध है? फटाफट जवाब दीजिए, देखते हैं कौन जल्दी जवाब दे पाता है। जो जल्दी जवाब दे पाएगा उसको हम कुछ नहीं देंगे। चलिए फटाफट देखिए, इसीलिए मैंने इधर आपको ऐड कर दिया है, ये देख लीजिएगा कि, और इसको एक बार आप याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। ये जरूरी है आपके लिए। हाइड हो रहा होगा, इसलिए मैं खुद को थोड़ी देर के लिए हाइड करता हूँ, भी सामने दोबारा आ जाऊंगा। हाँ, अब इसको आप देखिए और इसमें देखेंगे आप कि यहाँ जो है बहुत सारी चीजें आपको ऐसी दी गई हैं जो मतलब आपके काम की हैं। ठीक है, तो आप एक बार देखिए, बहुत अच्छे से समझिए चीजों को। देखिए, यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात को की बात की गई है 371। ठीक है, अगर 371 की बात करते हैं तो महाराष्ट्र और गुजरात की बात की गई है। नागालैंड को 371 ए में रखा गया है, इन सभी को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। ठीक है, और बाकी असम को 371 बी में रखा गया है। साथ ही 371 सी में आपको मणिपुर को रखा गया है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आर्टिकल 371 डी की बात करते हैं और ई, मतलब 371 डी और ये, इनमें रिस्पेक्टिवली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात की गई है। और सिक्किम की जब मैं बात करता हूं तो आर्टिकल 371 एफ में बात की गई है। मिजोरम 371 जी में बात की गई है। अरुणाचल प्रदेश की 371 एच में बात की गई है। ठीक है, और गोवा की 371 आई में। तो इनको जो स्पेशल स्टेटस दिए गए थे वो आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, इन स्टेट्स को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और जब हम बात कर रहे होते हैं जे की, तो जे में क्या किया गया है, हैदराबाद और कर्नाटक की बात की है। ये हो गया आपका 371 जे। ठीक, समझ गए? कोई कंफ्यूजन? नागालैंड की बात मैंने अभी आपको पढ़ाया, 371 ए में की गई है नागालैंड की बात। जब हम बात कर रहे होते हैं आपसे महाराष्ट्र और गुजरात की, तो ये 371 बी में की गई है। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इसी फिलहाल के लिए इसका जवाब क्या होगा? बी। ठीक है, बी इसका जवाब होगा। तो एक बार आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जिससे मतलब आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। और इससे सवाल आते हैं 100%, चाहे आपके आर ओ में पूछा जाएगा या यूपी पीसीएस में, बट पूछा जरूर जाएगा। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किसमें स्पष्ट कीजिए किया? आपको बताना है, लेकिन इस सवाल को आप ध्यान में रख के जवाब दीजिएगा। जैसे इस बार मान लेते हैं आपका कोई एक आंसर है, कल को आपसे गोलकनाथवाद के बारे में भी पूछा जा सकता है, शंकरी प्रसाद के बारे में भी पूछा जा सकता है, सज्जन सिंहवाद के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको इन सारे वाद को पढ़ लेना है। मैं एक बार थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता भी दूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आप इसके बारे में जवाब दीजिए। देखिए, भारत के अगर संविधान के आधारभूत ढांचे की मैं बात करता हूं, तो आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को एक्चुअल में केशवानंद भारती केस में 1973 में दिया गया। यहाँ जो है संसद पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद को एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि वो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसकी मूल भावना है, उसको नहीं बदल सकती। अब मूल भावना के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, इसको भी कोर्ट डिसाइड करेगा समय समय पर।
ये केशवानंद के बारे में मैंने आपसे पहले भी बात किया है कि केरल में जो है एक प्रमुख मंदिर के पुजारी थे, जिनके जब केरल में भूमि सुधार लागू हुआ तो लैंड रिफॉर्म कानून लागू हुए तो इनके मंदिर के आसपास की जो जमीनें थी मंदिर के जो रेंज में आती थी वो सभी इनकी चली गई थी। तो इसीलिए इन्होंने ये वाद वहां पे जारी किया था कि हाँ जिससे जो है कि भाई हमें संपत्ति रखने का अधिकार है और ये सब चीजों के संबंधित में उसी के संबंध में ये निर्णय जो है कोर्ट द्वारा दिया गया था। तो बहुत ही प्रमुख निर्णय था और इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी, एक संवैधानिक पीठ, जो कहा जाता है कि अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अगर हम गोलकनाथ की बात करते हैं तो गोलकनाथ वाद आपका 1967 में आता है और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो कहा, क्या कहा इसने कि मौलिक अधिकारों को छीना या कम नहीं किया जा सकता है। इससे पहले सज्जन सिंह बनाम, देखिए ये वाला जो इससे पहले जो सज्जन सिंह वाद था, राजस्थान भूमि सुधार जब लागू हुआ है तब का था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, 17वें संशोधन को बरकरार रखते हुए, ठीक है, मतलब 17 संशोधन को इसमें चैलेंज किया गया था और जो 17 संशोधन था 17 संशोधन को बरकरार रखते हुए कहा गया था कि यहाँ कहीं भी संशोधन कर सकती है संसद को, यह अधिकार है कि संसद जो है मौलिक अधिकार भी शामिल है और संविधान में पूरे भाग में कहीं भी संशोधन कर सकती है, ऐसा बोला गया था। बट बाद में क्या किया, 1967 में क्या बोला गया कि मौलिक अधिकारों को संसद कम नहीं कर सकती है, छीन नहीं सकती है, गोलकनाथवाद में, इसको ध्यान रखिएगा, मैं इसीलिए आपको बता दे रहा हूँ। फिर इसके बाद में आता है शंकरी प्रसाद बनाम, सबसे पहले ये आया था जब सबसे पहले 1951 में आपके लैंड रिफॉर्म लागू हुए हैं तो सबसे पहले इसी को, ठीक है, आप जैसे मान लेते हैं आपको क्रोनोलॉजी मिलाने के लिए दे दिया जाए, सो शंकरी प्रसाद, इसके बाद में सज्जन सिंह, सज्जन सिंह के बाद में फिर आपका जो है ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया कौन सा, गोलकनाथ, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए शंकरी प्रसाद में क्या किया गया, जो 1951 के संशोधन को चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो अनुच्छेद 368 है, 368 में संविधान में संशोधन करने की शक्ति, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है। मतलब इसमें क्या कहा गया कि मौलिक अधिकार, देखो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट आप समझो, 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ठीक, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इसके बाद 1965 में मामला आता है जो गोलकनाथ वाला, फिर 1967 सॉरी सज्जन सिंह वाला, फिर 1967 में फिर से गोलकनाथ का मामला आता है और उसमें कहा जाता है कि संशोधन नहीं कर सकती है, फिर 1973 का मामला आता है, ठीक है। तो इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने इसीलिए यहाँ पर जोड़ दिया है कि सज्जन सिंह वाद, इसमें कहा गया संशोधन कर सकती है, ठीक। अब इसके बाद में शंकरी प्रसाद में भी कहा गया था संशोधन कर सकती है, 1967 में कहा गया कि संशोधन नहीं कर सकती है और फिर यहाँ आया कि संशोधन कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी वाद आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने इसीलिए थोड़ा बहुत ऐड कर दिया है इनके बारे में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किसमें निहित होता है, आपको बताना है, ठीक है, फटाफट बताइए। बताइए, राज्यपाल में निहित होता है, भारत के निर्वाचन आयोग में निहित होता है, जिला पंचायत राज अधिकारी कराता है, या राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। आपको फटाफट इसका जवाब देना है और देखते हैं कि भाई कौन जवाब दे पाता है, जल्दी बताइए। देखिए आप सभी जानते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो पंचायतों के जो चुनाव कराने का निर्णय है या मतलब सारी चीजें जो शक्ति निहित है वो किसमें निहित है, राज्य निर्वाचन आयोग में। कमेंट में आप लोग बताएंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग की बात किस आर्टिकल में की गई है संविधान में, इसका जवाब आप कमेंट में दें, जो कमेंट में सही जवाब देगा उसको मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग करता है। हाँ ये बात अलग है कि जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो पंचायतों से संबंधित कोई भी सुझाव दे सकता है, ठीक है। जब जब फाइनेंस कमीशन का सॉरी मैं बात कर रहा हूँ निर्वाचन आयोग, तो भारत में निर्वाचन आयोग पंचायतों से संबंधित भी सारे दे सकता है सलाह, लेकिन जो उसके अधीक्षण का निर्देशन का और नियंत्रण होता है राज्य पंचायतों का, वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन होता है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का गठन होता है, ऐसे ही राज्य निर्वाचन आयोग का भी गठन होता है। बताइए नेक्स्ट, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक मतलब एसडीआई की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है, इसके बारे में आपको जवाब देना है। भाई जीवन प्रत्याशा या प्रति व्यक्ति आय या सामाजिक असमानता, शिक्षा, कौन सा सम्मिलित नहीं किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। मैंने आपको ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पूरा पढ़ाया है और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है।
पूरी की पूरी रिपोर्ट मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2023-24 की आई है उस पे मैंने सारा डिस्कशन आपके सामने किया है। तो आपको बताना है भाई कि कौन कौन से इसमें सम्मिलित हैं, कौन कौन से नहीं है। देखिए, जो एचडीआई है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लिया जाता है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी दो तरह से लिया जाता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, और ये साथ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ लिया जाता है। और एजुकेशन जो है, शिक्षा, शिक्षा भी दो तरह से, एक मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक एक्सपेक्टेड ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग में लिया जाता है। मैंने शिक्षा के बारे में भी इसमें आपको बहुत अच्छे से पूरा कि समझाया हुआ है। एक बार ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पूरी की पूरी इसी चैनल पे पड़ी हुई है क्लास में, आप उसको देख लीजिए पूरी रिपोर्ट मैंने, फिर उसमें एच डी आई, आई एच डी आई, पी एच डी आई सब मैंने पढ़ाया, जी डी आई सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा। और प्रति व्यक्ति आय लिया जाता है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय कैसे लिया जाता है? प्रति व्यक्ति जीएनआई लिया जाता है, ग्रॉस नेशनल इनकम को शामिल किया जाता है। इसमें सोशल इनइक्वालिटी को शामिल नहीं किया जाता है। अब इसमें चलिए, अब बात चल रही है एसडीआई की, तो एसडीआई के बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि एसडीआई में भारत का स्कोर इस बार कितना है। देखो, पिछले बार भारत, पिछली रिपोर्ट में भारत का स्कोर था 132 और इस बार ये बढ़कर कितना हो गया है 134। नाउ मतलब घटकर, सॉरी, घटकर, क्योंकि पहले 132वें स्थान पे था, अभी 134वें स्थान पर भारत पहुंच चुका है। तो भारत के एसडीआई में इस बार गिरावट आई है पिछले बार की तुलना में, ठीक। इसको मैंने पूरा बताया था। अब जब टॉप की बात करते हैं, इसको मैंने पढ़ाया हुआ था आपको। अगर टॉप की बात करते हैं कि टॉप किसने किया है, तो टॉप 3 का नाम रख लीजिए। एक तो स्विट्जरलैंड ने आपका टॉप किया है, और दूसरा आपका नॉर्वे ने, और तीसरा जो है आप नोट कर लीजिए आइसलैंड। ये टॉप 3 आप याद रख लीजिए। अगर भारत की हम बात करते हैं, तो भारत की पड़ोसी देशों की स्थिति के बारे में भी मैंने पूरा कंपेयर किया हुआ है। तो जो चीज मैं एक बार पढ़ा चुका हूं, तो मुझे लगता है मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप लोग एक बार पूरी रिपोर्ट पढ़ लीजिए। क्योंकि अगर पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो शायद आपके और ज्यादा क्वेश्चन फंस पाएंगे एग्जाम में। और ऐसे क्या है, ऐसे हम जो है 2-3 पॉइंट आपको बताते चले जाएंगे, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा नहीं। तो एक बार पूरी रिपोर्ट पढ़ लीजिए। और अगर मैंने पूरी रिपोर्ट ना पढ़ाई होती तो डेफिनेटली मैं जो है आपको पूरी रिपोर्ट पढ़ाता। और अगर मैं एशिया की बात करता हूं, तो भूटान से जो है और बांग्लादेश, इनसे भारत की स्थिति खराब दिखाई गई है। क्योंकि भूटान 125वें स्थान पे है और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है, और भारत 134वें स्थान पर है, ठीक है। तो 2020 से लेके और इधर 2023-24 की रिपोर्ट पे पूरा फोकस कर लीजिएगा कि 130 से 132 होता है, 132 से फिर 134 होता है। तो इसको आप पूरा देख लीजिए। ये बताइए, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? हेड काउंट रेशियो, कैलोरी, पारिवारिक उपभोग, प्रति व्यक्ति आय, आपको बताना है। देखिए, जब हम भारत में गरीबी निर्धारण की बात करते हैं, पॉवर्टी से संबंधित मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो उसमें एक तो हेड काउंट रेशियो भी शामिल किया जाता है, ठीक है। और साथ में कैलोरी इनटेक, आपको याद है अलग समिति, वाई की अलग समिति ने क्या दिया था, ग्रामीण में कितने कैलोरी कंजम्पशन और अर्बन में कितने कैलोरी कंजम्पशन। आप कमेंट में बताइए कि 2400 कैलोरी कंजम्पशन ग्रामीण के लिए रखा गया है या शहरों के लिए रखा गया है, आप बताइएगा। और हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, बाकी इसमें पर कैपिटल इनकम को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसमें 1, 2, 3 इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात भी किया है, अब आपको इसका जवाब देना है। बताइए भाई, कौन सा इसका सही जवाब है? जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए, देखते हैं कौन जवाब दे पाता है सही से। अभी जब बता दिया है तो उसके बाद में भी इस तरह की कंफ्यूजन किसी तरह से आपको होनी नहीं चाहिए। एक्चुअल में 1979 में बनाई जाती है अलग समिति, और ये क्या करती है, ये दो तरह से जो है आपके, ध्यान दीजिएगा, जो अर्बन है, अर्बन एरियाज, ठीक है, अर्बन एरियाज के लिए 100 किलो कैलोरी की बात करता है। और साथ में जो रूरल एरियाज हैं, इनके लिए 2400 किलो कैलोरी। अब इसमें ध्यान देना, इसका कहना है कि अगर आप अर्बन एरियाज में निवास करते हैं और आपके पास इतना पैसा आता है कि आप कम से कम 2100 किलो कैलोरी का कंजम्पशन कर सकते हैं, तो इसका मतलब आप गरीबी रेखा में नहीं है। और
रूरल एरियाज में अगर 2400 किलो कैलोरी का कंजम्पशन करता है तो इसका मतलब वो जो है गरीबी रेखा में नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये अलग समिति है और ये जितनी समितियां दी हैं, चाहे वो अलग समिति है, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, सब कहीं ना कहीं पावर्टी से संबंधित है। रंगराजन समिति में कंफ्यूज ना होइएगा, 2 बार समिति बनी है, एक बार पावर्टी से संबंधित रही है और दूसरी बार मैंने सब पढ़ाया हुआ आपको, इसलिए अपने आप देखिए और कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, ये सभी जो है, और रंगराजन समिति, ये सभी जो है गरीबी रेखा से संबंधित। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा भाई? ऑस्कर लुईस के द्वारा, गुन्नार मिडल के द्वारा, आशीष बोस के द्वारा, अमर्त्य सेन के द्वारा, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आप बताइए, फटाफट बताइए। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था, फटाफट बताइए। देखिए, गरीबी की संस्कृति का विचार सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। गरीबी की संस्कृति का विचार क्या था इनका? इनका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो गरीबी में वो जीवन यापन कर रहा है, फिर क्या होता है, वो भाग्य के भरोसे हो जाता है और यही उसकी गरीबी का प्रमुख कारण होता है। वो ये समझता है कि हमारे भाग्य में जो होगा वो हमको मिलेगा। जैसे आपसे भी बहुत लोग कहते होंगे कि जो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑफिसर तो वही बन पाता है जिसके भाग्य में होता है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर भाग्य में नहीं है तो नहीं बन पाएगा। नतीजा क्या होगा? आप सोचोगे चलो भाग्य में है तो मिलेगा, कोई बात नहीं, मेहनत करें या ना करें, घूम टहल रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, है? तो ये जरूरी नहीं कि आप बन जाओ। तो अब इस तरह से जो है भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। फिर वो क्या होता है, उनकी एक क्रोनोलॉजी चलती रहती है, वो पूरा परिवार और आने वाली जो उनकी मतलब पीढ़ियां होती हैं वो सब भाग्य के भरोसे बैठी रहती हैं और यही गरीबी की संस्कृति है, ठीक है। तो इसका किसने दिया था भाई, जल्दी जल्दी बताओ। ये ऑस्कर लुईस ने, और 1951 में ये भारत के में यात्रा किए थे। भारत ने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक रखा है आपको बताना है। देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, तब इसका लक्ष्य अलग था। अभी क्या है, तब 2024 तक का रखा गया था, अभी नहीं है ऐसा। अभी जो इसका लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2027 तक का, 5 ट्रिलियन का, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, 5 ट्रिलियन तक का 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है और 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है 7 ट्रिलियन का, ठीक है। भारत को 2027 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने और 2030 तक 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा। आपको बताना है, इस सवाल का जवाब दीजिए। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस व्हिच मॉनिटर्स द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इन एन अटैच्ड अंडर, बताइए, अटैच्ड ऑफिस अंडर किसके? प्रधानमंत्री, पीएमओ कार्यालय में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, कैबिनेट में, नीति आयोग के अंतर्गत? बताइए फटाफट। देखिए, बहुत सिंपल है, नीतियों को लागू करना, उसका पुनरीक्षण करना, ये सब काम होता है किसका? नीति आयोग का, इसीलिए वो अलग से संस्था बनाई गई। तो इस वजह से ये जो कार्यालय है किसके अंतर्गत आता है? नीति आयोग का। कमेंट में आप लोग बताइए कि इसका जो है गठन कब किया गया, इसका गठन बताइए, और प्रथम इसके अध्यक्ष बताइए कौन था? प्रथम अध्यक्ष या चेयरमैन, बताइए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और रोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित है? आपको इसका जवाब देना है, ठीक है। फटाफट जवाब दीजिए इसका, देखते हैं कौन सही जवाब दे पाता है, जल्दी जल्दी। पहला 18 से 40, मतलब एक योजना की बात की है, राष्ट्रीय पेंशन योजना फॉर जो ट्रेडर्स होते हैं या मतलब बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो उनके लिए आपको बताना है 18 से 40 वर्ष के लोग इसके पात्र हैं। उनका वार्षिक लेन देन 1.5 करोड़ से अधिक ना हो, राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। इसके अंतर्गत 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी। आपको बताना है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप बड़े आसानी से वैसे ही कर लोगे, आपको इसमें कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान सवाल है, इससे आसान सवाल कोई और नहीं है। फटाफट बताइए। देखो, ये पेंशन योजना की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय पेंशन योजना, इस योजना का, तो 2019 में लॉन्च किया गया और इसमें 2019 में लॉन्च करने के बाद में इसकी जो कंडीशंस थी वो क्या थी? पहली चीज, उम्र आपके 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, एकदम सही बात है। दूसरा, ऐसे दुकानदार को ही ये योजना का लाभ मिलेगा जिनका 1.5 करोड़ से अधिक टर्नओवर ना हो। भाई जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक है
तो उनको क्या जरूरत है? सरकार का मानना है वो अपने आप कर सकते हैं चीजों को, तो ये भी सही बात है। और साथ में जब ये 60 साल के पूरे हो जाएंगे, 18 से 40 वर्ष तक तो समय है जब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब ये 60 साल के पूरे हो जाएंगे तो इनको 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी, जिससे ये अपना जीवन यापन, क्योंकि ये सरकार का मानना है रिटायरमेंट एज के बाद उनके अंदर काम करने की इतनी क्षमता नहीं रहती है, तो बाकी परिवार वाले उनका साथ देना देंगे। इस वजह से सरकार ने बेसिकली बुजुर्गों के लिए, बुजुर्ग सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए ये योजना निकाली है। और अगर वो राष्ट्रीय पेंशन योजना के पहले से पात्र हैं तो बिल्कुल वो इसमें भाग नहीं ले सकते, वो इसके लाभार्थी नहीं रहे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इस सवाल का जवाब मैं आपको कल की क्लास में दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।